हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपन लोग राजस्थान जीके के और संपूर्ण जो पैटर्न में एसएसटी का जो पैटर्न पेपर आएगा, चाहे और लेवल 1 में भी जो क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के, उनकी बात करने वाले हैं। न कि रेट पात्रता के लिए, बल्कि जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सभी के लिए आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग राजस्थान जीके इतिहास और क्लास संस्कृति के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं दोस्तों। जो भाई लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। राजस्थान में अब तक खोजी गई सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बागोर सभ्यता, गिलुंड सभ्यता। दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात की जा रही है तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है दोस्तों। कालीबंगा कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ, बंगा का अर्थ पंजाबी भाषा का शब्द है दोस्तों, तो बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ। तो काली चूड़ियाँ होता है कालीबंगा का अर्थ। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की बात करूँ तो सन 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी दोस्तों, 1952 में। जबकि आपके सामने एमडी खर्रे, जेपी जोशी, बीबी लाल, बीके थापर के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आहड़ सभ्यता की बात करूँ दोस्तों तो आहड़ सभ्यता आपके आयड़ नदी के किनारे उदयपुर जिले में स्थित है दोस्तों। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी दोस्तों। आहड़ सभ्यता को आहड़ सभ्यता गणेश ये उदयपुर जिले में स्थित है दोस्तों, बेड़च नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी दोस्तों। बागोर सभ्यता उदयपुर में, गिलुंड सभ्यता, भागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है दोस्तों, गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी, बनास नदी, चंबल नदी या माही नदी? दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो घग्गर नदी के किनारे कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है दोस्तों। और कालीबंगा सभ्यता का खोज की गई थी 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जो नाली कहलाता है दोस्तों, उपजाऊ भूमि को बग्गी के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है स्थित है। कालीबंगा सभ्यता का कालीबंगा शब्द का शाब्दिक करते हैं काली चूड़ियाँ। बनास सभ्यता की बात करूँ दोस्तों तो बनास बनास नदी की बात करूँ तो बनास नदी टोंक जिले में बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना गया है दोस्तों। राजस्थान का पहला आरसीसी से निर्मित बांध है बिसलपुर बांध, जो कि टोंक में स्थित है। और चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज बांध, गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर और जवाहर सागर। इनमें से राणा प्रताप सागर विद्युत उत्पादन का कार्य करता है दोस्तों। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, जबकि 3 बांध आपके राजस्थान में स्थित हैं दोस्तों। 162 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के द्वारा। माही नदी की बात करूं तो माही नदी का उद्गम अजमेर में अमोरू पर्वत से होता है, मेहद झील एमपी से होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने। राजस्थान के किस स्थान से तांबे के मानव और पशु आकृतियों के अवशेष मिले हैं? तो तांबे के मानव और पशु आकृति के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? बेराट से, गणेश्वर से, नगरी से या फिर आहड़ से? बेराट सभ्यता जयपुर में स्थित है। दयाराम साहनी के द्वारा और नीलरत्न बनर्जी के द्वारा बेराट सभ्यता की खोज जयपुर में की गई थी दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता नीमखा थाना सीकर जिले में स्थित है दोस्तों। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है। आड़ सभ्यता उदयपुर में है। तो आपके सामने ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है दोस्तों। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। कांतली नदी के किनारे
नीम का तना सीकर में प्रवाहित होती है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी एक आंतरिक नदी 100 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है दोस्तों। तो तांबे के मानव तथा पशु आकृतियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो ये मिले हैं आपके गणेश्वर सभ्यता से। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, बेराट से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? तो बेराट में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं किस शासक से संबंधित हैं? चंद्रगुप्त से, अशोक से, या फिर समुद्रगुप्त या कनिष्क? दोस्तों मौर्य साम्राज्य की बात करूं तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में डायमेकस नाम का राजदूत आया था दोस्तों। और अशोक तो अशोक सम्राट महान सम्राट हुआ है। जूनागढ़ के रुद्रदामन अभिलेख से अशोक की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ के रुद्रदामन अभिलेख से। समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए इनका चित्र दर्शाया गया है, वीणा बजाते हुए। जबकि कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन कश्मीर में। और बेराट से प्राप्त जो अभिलेख हैं वो किस शासक से संबंधित हैं? तो अशोक सम्राट से संबंधित हैं दोस्तों बेराट से प्राप्त अभिलेख। बी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल को राजस्थान का मेहरगढ़ कहा जाता है? तो राजस्थान का मेहरगढ़ किसे कहा जाता है? कालीबंगा को, बागोर को, आहड़ को, या गणेश्वर को? दोस्तों राजस्थान का मेहरगढ़ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मेहरगढ़ किसे कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का मेहरगढ़ कहा जाता है गणेश्वर को, जो आपके कांतली नदी के किनारे सीकर में स्थित सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्र संचयी सभ्यता इसको कहा जाता है। इसको राजस्थान का मेहरगढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में मिले सबसे प्राचीन सिक्के किस काल के हैं? तो सबसे प्राचीन सिक्के किस काल के हैं? मौर्य काल के, शुंग काल के, या कुषाण वंश के? दोस्तों मौर्य काल की बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। शुंग काल पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग को शुंग वंश का संस्थापक कहा जाता है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग को। कुषाण का काल कनिष्क का काल है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे प्राचीन सिक्के किस काल के हैं? तो महाजनपद काल के सबसे प्राचीन सिक्के हैं दोस्तों। सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा था दोस्तों मगध महाजनपद। मगध के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और जो अगर मैं बात करूं अशोक के द्वारा सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए गए थे? तो सारनाथ में अशोक के द्वारा सर्वप्रथम उपदेश दिए गए थे। और सबसे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए थे? तो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में अशोक के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में पूछने लायक है कि अशोक के द्वारा सर्वप्रथम उपदेश तो सारनाथ में, जबकि सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल से मिट्टी के किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं? तो मिट्टी के किलेबंदी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, बागोर से, गिलुंड से, या बेराट से? दोस्तों जो आपके सामने किस पुरातात्विक स्थल से मिट्टी के किले बंद के प्रमाण मिले हैं दोस्तों? तो मिट्टी के जो किले बंद के प्रमाण हैं ये मिले हैं आपके सामने कालीबंगा सभ्यता से। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ? तो अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उदयपुर से, भीलवाड़ा से, जोधपुर से, या बिजोलिया से? दोस्तों बिजोलिया से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। डी नंबर ऑप्शन आपके सामने सही जवाब हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ दबा के लाइक ठोक दीजिए। गणेश्वर सभ्यता मुख्य रूप से किस धातु के लिए प्रसिद्ध थी? दोस्तों गणेश्वर सभ्यता किस धातु के लिए प्रसिद्ध रही है? लोहा, तांबा, चांदी, या सोना? दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं दोस्तों, तांबे के सिक्के मिले हैं, और मछली पकड़ने के तांबे के कांटे यहाँ से मिले हैं। तो कुल मिला के गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है। अगला क्वेश्चन, बागोर से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष किस युग से संबंधित हैं? तो बागोर से जो पुरातात्विक अवशेष है वह किस युग से संबंधित है? पाषाण युग से, ताम्र पाषाण से, लोह युग से,
या गुप्त काल से। दोस्तों भागौर में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो आपके सामने पाषाण युग से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान की सभ्यताओं से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलने वाला, हूबहू क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में, बस बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं? गोसुंडी से, या फिर बिजोलिया से, बरली से, या चित्तौड़गढ़ से। दोस्तों सबसे प्राचीन अभिलेख मिले हैं गोसुंडी अभिलेख। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ से। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक के शिलालेख राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख राजस्थान में किस स्थान से मिले हैं? बेराट जयपुर से, नगरी चित्तौड़गढ़ से, गोसुंडी चित्तौड़गढ़, या आहाड़ से। दोस्तों राजस्थान में अशोक के शिलालेख की बात करूं तो बेराट नामक स्थान से राजस्थान से जो अशोक के शिलालेख मिले हैं। दोस्तों अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, कलिंग का युद्ध लड़ा था। दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा उसके 13वें अभिलेख में, 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। 261 ईसा पूर्व अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो बिजोलिया का शिलालेख कौन से शासक से संबंधित है? पृथ्वीराज चौहान से, राजा बोध से, सोमेश्वर से, या महाराणा कुंभा। दोस्तों बिजोलिया शिलालेख किस शासक से संबंधित हैं? तो बिजोलिया शिलालेख की बात करूं तो सोमेश्वर चौहान से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसका पुत्र था पृथ्वीराज चौहान जिसका जन्म 1166 ईस्वी में अनहिल पाटन गुजरात में हुआ था। दोस्तों बिजोलिया में बात करूं तो बिजोलिया में किसान आंदोलन भी हुआ था। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक 44 वर्षों तक ये किसान आंदोलन चला था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें विजय सिंह पथिक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोस्तों राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की बहुत अच्छी क्लास मैंने डाल रखी है, उसमें राजस्थान के प्रजामंडल मैंने कवर करवा रखे हैं। 1857 की क्रांति की तो अलग से स्पेशल क्लास डाल रखी है। दोस्तों जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी हो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत शानदार क्लासें करवा रखी हैं। गोसुंडी अभिलेख किस राजवंश से संबंधित हैं? तो गोसुंडी अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है? मौर्य वंश से, शुंग वंश से, गुप्त वंश से, या प्रतिहार वंश से। गोसुंडी अभिलेख है दोस्तों तो गुप्त राजवंश से संबंधित है। श्री गुप्त को गुप्त राजवंश का संस्थापक माना जाता है, श्री गुप्त को। इसके बाद घटोत्कच शासक बना था दोस्तों, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बेराट से मिले अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? तो अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, या पाली लिपि। दोस्तों अशोक के जो शिलालेख बेराट से मिले हैं वो खरोष्टी से मिले हैं। अशोक ने शिलालेखों में दो प्रकार की भाषा यूज की है, एक तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का अशोक के द्वारा प्रयोग किया गया है। प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। दोस्तों अरमाइक लिपि का प्रयोग भी इसके द्वारा किया गया है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। कन्नल अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? कन्नल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? समुद्रगुप्त से, अशोक से, हर्षवर्धन से, या पृथ्वीराज चौहान से। दोस्तों कन्नल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो कन्नल अभिलेख का संबंध अशोक सम्राट से है। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अशोक महान शासक रहा है दोस्तों, अशोक के काल में अनेक शिलालेख मिले हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट है जो अशोक की जानकारी देता है, अशोक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की भी जानकारी देता है। जोधपुर शिलालेख का संबंध किस राजवंश से है? तो जोधपुर शिलालेख का संबंध किस राजवंश से है? प्रतिहार वंश से, चौहान वंश से, या फिर परमार वंश से, गुर्जर प्रतिहार वंश से। जोधपुर शिलालेख का संबंध किस राजवंश से रहा है दोस्तों? जोधपुर शिलालेख का संबंध किस राजवंश से है? तो दोस्तों जो जोधपुर शिलालेख था वो प्रतिहार राजवंश से संबंधित हैं। मंडोर जोधपुर वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो गुर्जर प्रतिहारों की दो शाखा रही हैं, एक तो मंडोर और भीनमाल रही थी दोस्तों।
तो मंडोर प्रशस्ति वेरी इंपॉर्टेंट है। भीनमाल भी हैं। तो जोधपुर शिलालेख से भावुक प्रशस्ति का संबंध बीज गुर्जर प्रतिहार वंश से, तो प्रतिहारों की जानकारी देता है जोधपुर शिलालेख। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में हर्ष अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हर्ष अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? टोंक से, भीनमाल से, नागदा से या बाड़मेर से? दोस्तों हर्ष अभिलेख का संबंध कहाँ से है? तो हर्ष अभिलेख मिला था आपके भीनमाल से। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अभिलेख में राजा पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा की गई है? पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा कौन से शिलालेख में की गई? बिजोलिया शिलालेख, हर्ष अभिलेख, रणथंभौर या बारडोली अभिलेख? दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा की गई थी बिजोलिया शिलालेख में। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पर बिजोलिया शिलालेख से पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा मिली है दोस्तों। मंडोर शिलालेख का संबंध किस शासक से है? मंडोर का संबंध राव जोधा से, राणा कुंभा से, राणा सांगा से या बाटी राजवंश से? दोस्तों मंडोर वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिहारों की एक शाखा है मंडोर। तो मंडोर से राव जोधा के संबंध मिलता है, राव जोधा का। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 13 मई 1459 को यहाँ पर चिड़िया टुक की पहाड़ी पर, चिड़िया टुक की पहाड़ी पर किस दुर्ग का, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी दोस्तों? करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई थी। तो मंडोर शिलालेख से तो रावजोधा का शासनकाल मिलता है दोस्तों। और 13 मई 1459 को चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। राणा कुंभा की बात करूँ तो महान रहे राणा कुंभा का शासनकाल, आप लोगों को पता है ही सही। राणा कुंभा वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राणा कुंभा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं दोस्तों। राणा कुंभा की बहुत सारी उपाधियाँ हैं। संगीत गुरु इनको कहा जाता है दोस्तों। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत प्रेमी होने के कारण बहुत बड़ी उपाधि इनको दी गई थी। संगीत प्रेमी थे इसलिए अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि इनको दी गई थी। हाल गुरु इनको कहा जाता है, सेल गुरु इनको कहा जाता है, चाप गुरु इनको कहा जाता है। तो बहुत सारी उपाधियाँ हैं दोस्तों राणा कुंभा के पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस जनपद का प्राचीन नाम साल्व जनपद था? साल्व जनपद किस जनपद का प्राचीन नाम था? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, जयपुर, अलवर, जोधपुर, नागौर। दोस्तों साल्व, साल्व जनपद किस जनपद का प्राचीन नाम था? दोस्तों प्राचीन समय में जनपद रहा करते थे, जैसे अपन के अभी जिले रहते हैं, तो जनपद के बड़े रूप को फिर महाजनपद में घोषित कर दिया गया था। तो इतिहास में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। आपके भारतीय इतिहास भी सिलेबस में महाजनपद का टॉपिक स्पेशली है। तो आप लोगों को प्रत्येक महाजनपद का नाम और उनकी राजधानी सहित याद होनी चाहिए। तो सबसे उत्कर्ष और सबसे महान महाजनपद था मगध का महाजनपद। सा, साल्व जनपद का संबंध, जिसको प्राचीन नाम था दोस्तों अलवर का प्राचीन नाम था साल्व जनपद। और आपके सामने एक मत्स्य संघ था, जो आपके मत्स्य संघ राजस्थान का एकीकरण आपके सिलेबस में है ही सही। तो राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ है। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर को मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया गया था दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सूरसेन जनपद राजस्थान के किस वर्तमान जिले में स्थित है? सूरसेन का संबंध किस जिले से है? तो भरतपुर से, धौलपुर से या फिर करौली से या जयपुर से? दोस्तों सूरसेन का संबंध है आपके भरतपुर जिले से। अगला क्वेश्चन, मत्स्य जनपद राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ये आ गया दोस्तों मत्स्य जनपद। ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ आपका प्यारा सा रंगीला राजस्थान। ये है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। भजनलाल सरकार ने दोस्तों कभी तो जिले 50 कर दिए, कभी 50 के बाद वापस घटाकर 41 कर दिए हैं दोस्तों। तो आप लोगों को बिल्कुल परिचित रहना है। ये है राजस्थान का उत्तरी भाग, ये है दक्षिण भाग, ये है पूर्वी भाग, ये है पश्चिमी भाग। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है दोस्तों आपके भटनेर दुर्ग को, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कहा जाता है भटनेर दुर्ग को।
और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कहा जाता है दोस्तों तारागढ़ के दुर्ग को, जो कि आपके अजमेर जिले में स्थित है। सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान के पूर्वी भाग में लोहागढ़ दुर्ग स्थित है दोस्तों, जो कि आपके भरतपुर जिले में स्थित है। सबसे मजबूत किला है, अजय दुर्ग की संज्ञा इसको दी जाती है। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर वाली बेल्ट ये पूरी राजस्थान ही है दोस्तों। तो मत्स्य जनपद किस हिस्से को कहा जाता था? राजस्थान के पूर्वी हिस्से को मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर है, हो जाएगा। अवंती जनपद राजस्थान के किस क्षेत्र में है? अवंती जनपद किस क्षेत्र में है? कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर झालावाड़? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा इसका चित्तौड़गढ़ का संबंध अवंती जनपद से है। सी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन आबिर जनपद राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों आबिर जनपद राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित था, इसका आंसर मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को भी पता तब लगेगा जब आप लोग देखें कितने एक्टिव हो कि नहीं हो। कुरू जनपद राजस्थान के किस वर्तमान जिले में है? तो कुरू जनपद का संबंध किस जिले से है? शुरू से झुंझुनू, सीकर, अलवर या नागौर? कुरू जनपद का संबंध, कुरू जनपद का संबंध है दोस्तों अलवर जिले से। सी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बप्पा रावल को, राणा कुंभा को, महाराणा प्रताप को या फिर राणा सांगा को? दोस्तों आपको पता है ही सही, बप्पा रावल को, बप्पा रावल को गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। गुहिल वंश की स्थापना बप्पा रावल के द्वारा की गई थी। महाराणा प्रताप की बात करूं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना तय है। 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के कट्टारगढ़ के जूनी कचहरी नामक महल में, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था दोस्तों कीका, और इनके घोड़े का नाम तो आप लोगों को पता है ही सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौहान वंश की राजधानी क्या थी? तो चौहान वंश की राजधानी बतानी है दोस्तों। अजमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ या मेवाड़? चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी? तो अजमेर चौहान वंश की राजधानी थी दोस्तों। चौहानों की राजधानी है अजमेर। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अर्णोराज ने यहाँ पर आना सागर झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। तो चौहानों की राजधानी हो गई अजमेर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश राजस्थान में नहीं उभरा? प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, परमार वंश या फिर चौहान वंश? दोस्तों राजस्थान का कौन सा राजवंश नहीं है? चालुक्य राजवंश का संबंध राजस्थान से नहीं है दोस्तों। इनका क्रम भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये इनका क्रम है दोस्तों। अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति किसने बताई, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राठौड़ वंश की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? राव सिहा, राव जोधा, राव मालदेव या राव चूड़ा? राव सिहा के द्वारा राठौड़ वंश की स्थापना जोधपुर में की गई थी। नागणेची माता को, नागणेची माता जिनका संबंध बालोत्रा से है, यह राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती हैं दोस्तों। राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। हसमत वाला शासक कहा जाता है दोस्तों राव मालदेव को। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। गिर सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी वर्सेज मालदेव के बीच में। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ का किला राजस्थान के किस शासक ने बनवाया था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह? तो राणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। न केवल कुंभलगढ़ का बल्कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का, राजस्थान में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। तो इनको वास्तुकला, स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है दोस्तों। राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है,
क्योंकि इनके द्वारा अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। विजय स्तंभ का निर्माण भी इनके द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था दोस्तों। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, तीसरी मंजिल पर। तो विजय स्तंभ के बारे में भी आप लोगों को सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में जौहर की परंपरा सबसे पहले कब देखी गई थी? जौहर की परंपरा सबसे पहले कब देखी गई थी? राणा कुंभा के शासनकाल में, राणा सांगा के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, या फिर अकबर के शासनकाल में? दोस्तों मेवाड़ में जो जौहर की परंपरा थी तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देखी गई थी दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। जब चित्तौड़ दुर्ग पर इन्होंने आक्रमण किया था तो रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर कर लिया गया था।